हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब एमपीपीएससी मेंस सॉल्व पेपर का ये हम नेक्स्ट भाग पढ़ने वाले हैं। 2014 से 2020 तक का ये सॉल्व पेपर है, जिसमें हमने हिस्ट्री का पूरा पेपर 2018 वाला कर लिया था। और आज हम 2018 के भूगोल के हमने 3 नंबर वाले प्रश्न भी कर लिए थे, और आज हम 6 नंबर वाले प्रश्न, उसके कुछ 6 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ही बहुत धमाकेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन से संबंधित या तो दे देते हैं 6 नंबर में, या दे देते हैं 15 नंबर में, या दे देते हैं 3 नंबर। मतलब ये क्वेश्चन मतलब होता ही होता है, चाहे वो घुमा फिरा कर दे दें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आपको समझाना है। वर्तमान समय में हैरी हेंस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये बिठाना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था हैरी हेंस ने। तो वर्तमान समय में हैरी हेंस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। वो क्या बोल रहा है हैरी हेंस कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले की बात है। उत्तर में स्थित जो यूरेशियन प्लेट है वो भारतीय की उत्तरी में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर, मतलब उत्तर की जो यूरेशियन प्लेट है वो उस दिशा की ओर भारतीय प्लेट गतिशील हुई। भारतीय प्लेट कहाँ पे गतिशील हुई? यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। यूरोप और एशिया को आप जानते हैं कि जैसे कि सपोज करो हमारा ये भारत है, और यहाँ ये पूरा पूरा एशिया है। इधर पे आ गया आपका यूरोप, और यहाँ पे आ गया अफ्रीका। तो यूरेशिया प्लेट मतलब ये वाला जो भाग है वो यूरेशिया प्लेट होगा, और ये नीचे वाला जो भाग है ये भारतीय प्लेट होगा। तो जो भारतीय प्लेट है, मतलब भारतीय प्लेट नीचे है और यूरेशिया प्लेट ऊपर है, तो भारतीय प्लेट जो है वो ऐसे यूरेशिया प्लेट की ओर जाना स्टार्ट कर दी। तो लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट ने गतिशील होना आरंभ कर दी थी। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये बहुत ज़्यादा पास आ गए थे। 2 से 3 करोड़ 7 करोड़ वर्ष पहले उसने स्टार्ट किया, और 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले ये लगभग पास आ गए, जिससे क्या हुआ, टैथिस के अपसादों में वलन पड़ने लगा। टैथिस क्या है कि जैसे ये नीचे भारतीय प्लेट है, ये बीच में टैथिस सागर था, और ये भारतीय प्लेट है, और यहाँ पे है यूरेशियन। ये यूरेशियन प्लेट सभी सपोज कीजिए, और ये भारतीय प्लेट सभी सपोज कीजिए। अब ये यहाँ से यहाँ पे पास आ रही है, और ये यहाँ से यहाँ पे पास आ रही है। अब पास आ रही है तो ये जो टैथिस जो सागर है यहाँ पे वलन पड़ने लगा। ये यहाँ की जो चट्टानें हैं वो गिर के टैथिस सागर में आने लगी, तो टैथिस सागर में वलन होना आरंभ हो गया, और एवं हिमालय का उत्थान आरंभ हो गया। मतलब आज जहाँ पर हिमालय है उस हिमालय की जगह पर पहले सागर हुआ करता था, और उस सागर का नाम था टैथिस सागर। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थीं। सेनोजोइक महाकल्प के इओसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प के इओसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अपसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में निर्माण हुआ। क्या? मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अपसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में निर्माण हुआ। हिमालय वास्तव में अभी भी सबसे युवा पर्वत है, जिसका निर्माण कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं जैसे कि ये सपोज करो ये टैथिस सागर है। अब इसमें यहाँ से वलन पड़ रहा है, जिससे मलबा आ रहा है। मलबा दबने लगा दबने लगा दबने लगा दबने लगा, और इस तरह से उसने संरचना बना ली। वलन के कारण दोनों, जैसे कि नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड है, ऊपर की तरफ अंगारा लैंड है, दोनों की तरफ से अंगारा लैंड से भी वलन आ रहा है, चट्टाने की खिसखिस के रिसाव हो रहा है, और गोंडवाना लैंड से भी आ रहा है। दोनों जगहों से सतह पर वलन पड़ रहा है, वलन पड़ रहा है, वलन पड़ पड़ के यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हो गई। मतलब दोनों तरफ से दबाव उत्पन्न हुआ।
तो इस प्रकार से आप प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में लिख सकते हैं। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेंस ने दिया था और ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है जो अभी वर्तमान में। इसके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पहले जो भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ आना आरंभ हो गई थी। 2 से करोड़ 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये लगभग पास आ गए, जिसके कारण तैथिस सागर में वलन पड़ने लगा। वलन के कारण ही हिमालय का उत्थान आरंभ हुआ। 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाओं ने आकार ले लिया। कब हुआ है ये? सेनोजोइक महाकल्प के, या आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप कोई पूरा याद नहीं रहे तो आप ये लिख सकते हो, सेनोजोइक महाकल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प नया महाकल्प है, या आपको ये याद रहे इयोसीन व ओलिगोसीन तो भी आप वो भी लिख सकते हैं। हिमालय वास्तव में अभी भी युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ? फ्रेंड्स, अगर आप 2019 मेंस की तैयारी लिख रहे हो, या 2021 मेंस लिख रहे हैं, या 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो सॉल्व्ड पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे सॉल्व्ड पेपर के साथ ये खासियत है, मैंने जो तैयार किए हैं, कि मेरे सॉल्व्ड पेपर हैंड रिटन है पूरे। मेरे सॉल्व्ड पेपर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपको पढ़ाई करना है और उसको याद करना है। तो क्या होगा कि आप ये वाले सॉल्व पेपर पूरा हैंड रिटन है, जितना वर्ड लिमिट मांगी है उतनी ही वर्ड लिमिट है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये ले सकते हैं, और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है 799 रुपये की है, और इसकी हार्ड कॉपी जो है वो 2199 रुपये की है। इसका चार्ज हार्ड कॉपी का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पिछले 7 सालों के पेपर हैं, तो और हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन तो बहुत ज़्यादा पास नहीं लिखाता है, एक पेज में करीब एक आंसर ही होता है, तो नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हैं, जिसके कारण इसका जो रेट ज़्यादा है। इसके अलावा आप हमारे मेंस का पूरा पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस का पूरा पैकेज भी हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, और टॉपिक वाइज नोट्स तैयार किए गए हैं, यूनिट वाइज नोट्स हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किए गए हैं। इनके साथ हम आपको व्हाट्सएप के एक पेड ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर हम आपकी उसमें तैयारी कराते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ये ग्रुप उनको ही मिलते हैं जो हमारे नोट्स लेते हैं, और जो भी मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, जो मुझसे स्टेटस पे मेरे स्टेटस को फॉलो करते हो, वो आप देखते होंगे स्टेटस पे भी कि मैं लगातार कौन से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती रहती हूँ अपने ग्रुप में, जिससे आपको ग्रुप द्वारा भी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होती रहती है। फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप सहित आपके पास बुकलेट आएंगी। और हैंड रिटन की अगर 2019 के मेंस के पेपर की बात करूँ, तो आपको 36 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहेंगी, बाकी 24 बुकलेट 6 नंबर और 15 नंबर की रहेंगी। 2021 की बात करूं तो 2021 में आपको 43 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहेंगी, बाकी की जो बुकलेट हैं वो आपको मिलती हैं 5 नंबर और 11 नंबर की। इसके अलावा 25 व्हाट्सएप के ग्रुप देते हैं। अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो सॉल्व पेपर की जो बुकलेट है, 12 बुकलेट आपको सॉल्व पेपर की मिलती हैं, अलग पेपर वाइज बुकलेट है, पेपर फर्स्ट की अलग, पेपर सेकंड की अलग है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं, या हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, या दोनों लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हो रहा है? तो सिंचाई का मुख्य स्रोत है भूमिगत जल और सतही जल। सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? एक सिंचाई का हम या तो भूमि से जल लेते हैं, या जो सतह पे जल नदियाँ पानी बहते हैं वहाँ से हम जल लेते हैं। तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है भूमिगत जल और सतही जल। सतही जल नदियों से निकली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? भूमिगत जल और सतही जल। सतही जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सतही जल नदियों से निकली नहरों और तालाबों से प्राप्त होता है। सतही जल कहाँ से प्राप्त होता है? जो नदियाँ होती हैं, मतलब सतह पे जो बह रही हैं, नदियों से हम नहरें निकालते हैं, उनके द्वारा हमें सतही जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल वो होता है जो वर्षा द्वारा भूमि के अंदर चला जाता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कुआं है, एक तालाब है, और नलकूप हैं, और बाकी ये अन्य जो भी साधन होंगे वो अन्य में आ जाएंगे। मेनली जो स्रोत है वो कुआं, नलकूप और तालाब है। सबसे पहले हम कुएं के बारे में पढ़ते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो अभी वर्तमान में कुआं है। सिंचाई में कुओं का प्रथम स्थान है। कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल
67.2% है। मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 67.2 सिंचित भाग पर कुएं से खेती की जाती है। कुएं से सिंचाई मालवा के पठार एवं प्रदेश के उत्तरी जिलों में ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है? मालवा के पठार और प्रदेश के उत्तरी जिलों में सिंचाई यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो सिंचाई में कुओं का प्रथम स्थान है। कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 67.2% है। और कुएं से सिंचाई मालवा के पठार और प्रदेश के उत्तरी जिलों में सर्वाधिक होती है। दूसरा है नलकूप। नलकूप से होती है 14.5% सिंचाई। मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्र के 14.5% भाग पर नलकूप से होती है। और ये भिंड, मुरैना, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, विदिशा, इंदौर आदि जिलों में बहुतायत में नलकूप द्वारा होती है। आप कोई भी 5 जिले याद कर लीजिए। भिंड, मुरैना मतलब उत्तर का जो क्षेत्र है और उत्तर मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। अन्य की अगर बात की जाए तो बाकी अन्य तरह से भी सिंचाई होती है। जैसे इसके अलावा तालाबों से सिंचाई होती है। तालाब से सिंचाई बालाघाट में ज़्यादा होती है, या बोले दक्षिणी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। 10 लाख कुओं की योजना से प्रदेश में कुओं की सिंचाई में 47% की वृद्धि हुई। 10 लाख कुओं की योजना चलाई गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिससे प्रदेश में कुओं में सिंचाई में 47% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रबंधन से क्या आशय है? जल संग्रहण प्रबंधन की विधियां एवं उसके उपयोग लिखो। तो जल प्रबंधन मतलब क्या होगा? जल का अनुकूलतम उपयोग और विभिन्न जल स्रोतों के दक्षतापूर्ण प्रयोग की क्रिया ही जल प्रबंधन कहलाती है। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, 3 नंबर में ये डेफिनेशन आ सकती है। जल का अनुकूलतम प्रयोग और विभिन्न जल स्रोतों के क्षमतापूर्ण प्रयोग की प्रक्रिया जल प्रबंधन कहलाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे हाय लिख कर भेज दीजिए और अपना नाम लिख के भेज दीजिए, तो आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, ताकि आपको मेरे स्टेटस और जो भी मैं जानकारी डालती हूँ वो आपको मिलती रहेगी। तो जल का अनुकूलतम उपयोग और विभिन्न जल स्रोतों से दक्षतापूर्ण प्रयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल प्रबंधन। जल का अनुकूलतम उपयोग और विभिन्न जल स्रोतों से के दक्षतापूर्ण प्रयोग की प्रक्रिया। जल का अनुकूलतम उपयोग और विभिन्न जल स्रोतों से जल के दक्षतापूर्ण प्रयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल प्रबंधन कहलाती है। जल प्रबंधन के क्या कारक है? सबसे पहला, असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण। जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल निकास प्रणाली, मतलब जहाँ पे निकासी प्रणाली हो वो एकदम कुशल हो। जल की कुशल निकास प्रणाली। सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। तो असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल निकास प्रणाली, सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। ये आपको जल प्रबंधन के कारक याद कर लेने हैं। असिंचित क्षेत्र में जल प्रवाह का नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की कुशल निकास प्रणाली, सिंचित क्षेत्रों में उचित सिंचाई व्यवस्था। अब जल संग्रहण प्रबंधन के तरीके। सबसे पहला क्या है? वर्षा के जल को संचित करना। तो वर्षा के जल को उचित तरीके से संचित कर जल संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का वर्तमान में अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। वर्षा जल को संरक्षित संचित करने के लिए किसका तकनीक का उपयोग हो रहा है? वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का उपयोग हो रहा है। जल संग्रहण प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका पहला क्या है? वर्षा जल को संचित करना। दूसरा है समुच्चय वेदिका बंध कृषि। ढलानी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली ये कृषि पद्धति होती है समुच्चय वेदिका। इन क्षेत्रों में ढलान के कारण जल तीव्र गति से बह जाता है। तो समुच्चय वेदिका बंध, पहले क्या हुआ कि आपने वर्षा के जल को संचित कर लिया। दूसरी विधि क्या है? समुच्चय वेदिका बंध कृषि। इसमें क्या होता है? ढलानी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है और उसमें ढलान के कारण क्या होता है? जल तीव्र गति से बह जाता है। तो इसके लिए मेड़बंदी या घाटियां निर्मित जल का उचित तरीके से उपयोग किया जा सकता है। अगला है कुशल सिंचाई पद्धतियों को अपनाना। कौन सी कुशल सिंचाई पद्धति? जैसे कि दक्षतापूर्ण सिंचाई विधि है, छिड़काव विधि है, क्यारी विधि है, द्रोणी विधि है। तो कुशल सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, दक्षतापूर्ण, छिड़काव विधि, क्यारी विधि और द्रोणी विधि। समुच्चय वेदिका बंध कृषि, वर्षा जल को संचित करना, कुशल सिंचाई विधि अपना और विभिन्न नदियों को आपस में जोड़कर भी आप जल संरक्षित कर सकते हैं। यह एक व्यापक गतिविधि होती है।
एक नदी के अतिरिक्त जल को दूसरी नदी में कैनाल वन्य माध्यम से प्रवाहित कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत क्रांति के माध्यम से नदी जोड़ो परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगला है पलवार कृषि को अपनाना। पलवार कृषि क्या होता है कि खाली पड़ी जो ज़मीन होती है, उच्च ताप के जगह खाली पड़ी ज़मीन है, अब वहाँ पर सूरज की रोशनी आ रही है, तो सूरज की रोशनी क्या करेगी, जब खाली पड़ी ज़मीन रहेगी तो वो अंदर का जो जल है वो भी बाष्पन से अपनी ओर खींच लेगी। फसल विश्राम काल में खाली पड़ी रहती है, उसकी जगह भूसे या खाली पड़ी ज़मीन पर भूसे या घास बिछाना, उसको मल्चिंग भी कहते हैं। तो यह पलवार कृषि के अंतर्गत आता है। अगला है खेतों की उचित जुताई करना, कि भूमि की गहराई तक जुताई करने से क्या होता है कि भूमि के अंदर भूमि की गहराई तक जुताई करने से क्या होता है, इसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और इससे भूजल जो है वाष्प के रूप में बाहर नहीं हो पाता है और ज़मीन में उचित जल संग्रहण बना रहता है। तो भूमि की गहराई तक जुताई करने से इसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और इससे भूजल वाष्प के रूप में बाहर नहीं हो पाता है और ज़मीन में उचित जल संग्रहण बना रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जल प्रबंधन के लिए कि खेतों की उचित जुताई की जाए। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में राहत और पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन करो। तो किसी क्षेत्र में आपदा आने पर निम्न राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कैसे? सबसे पहले मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना, आपदा से पीड़ित लोगों को अस्थायी आवास प्रदान करना। पहला क्या है? मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना, आपदा से पीड़ित लोगों को अस्थायी आवास प्रदान करना, भोजन, पेयजल तथा चिकित्सा उपलब्ध कराना, संचार एवं परिवहन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, जल व बिजली आपूर्ति को बहाल करना। तो मलबे से दबे लोगों को बाहर निकालना, आपदा से पीड़ित लोगों को अस्थायी निवास पर पहुंचाना, भोजन, पेयजल तथा चिकित्सा उपलब्ध कराना, संचार एवं परिवहन व्यवस्था का मतलब सबसे पहले उनको बाहर निकाल दिया, फिर उनको आवास की व्यवस्था करवाई, फिर उनको भोजन, पेयजल, चिकित्सा उपलब्ध कराई, संचार एवं परिवहन व्यवस्था जो उस क्षेत्र में बाधित हो गई उनको पुनः स्थापित करना, जल व बिजली आपूर्ति को बहाल करना। ये प्रमुख सबसे पहले जो हैं, सबसे पहले उनको राहत और पुनर्वास के अंतर्गत किया जाता है। फिर उनके संगठक कौन से हैं? संगठक में क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले सामाजिक अनुक्रिया, समाज के साथ इंटरेक्ट करना, राहत कार्य में भागीदारी, राहत कार्य की प्राथमिकता सुनिश्चित करना, राहत कार्य में सक्रिय भागीदारी करना, संगठनात्मक भागीदारी, आपदा की प्रकृति का सटीक अनुमान लगाना, ये राहत कार्य में संगठक आ जाएंगे। अब अगला है आपदा पुनर्वास। तो पुनर्वास प्रक्रिया के अंतर्गत अव्यवस्थित एवं नष्ट हुए तंत्रों जैसे जल आपूर्ति, विद्युत संचार, परिवहन के नवीनीकरण व क्षतिग्रस्त तंत्रों की मरम्मत शामिल है। आपदा पुनर्वास में क्या हो जाएगा? जो अव्यवस्थित और नष्ट हुए तंत्र हैं जैसे कि जल आपूर्ति है, विद्युत है, संचार है, परिवहन, इनका नवीनीकरण और क्षतिग्रस्त तंत्रों का मरम्मत इसमें शामिल होगा। संगठन भी याद रखिएगा, सामाजिक अनुक्रिया, संगठक जो उसमें संगठक तत्व रहेंगे, सबसे पहले सामाजिक अनुक्रिया रहेगी, फिर राहत कार्य में किस प्रकार से भागीदारी कर पाएंगे, राहत कार्य में भागीदारी में सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी वो सुनिश्चित करना, फिर उसमें सक्रिय भागीदारी करना, संगठनात्मक भागीदारी, आपदा की प्रकृति का सटीक अनुमान लगाना। फ्रेंड ये था हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो मध्य प्रदेश में जनघनत्व की स्थिति है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारा सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।